This video is regarding Uttarakhand Upper PCS exam 2026. In this video, I will be sharing with you a strategy कि कैसे आप अपने मेंस के सब पेपर यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं। अभी आपके पास बहुत इनफ टाइम है करने को। सबसे पहले तो आपको इस एग्ज़ाम का नेचर पता होना चाहिए कि यहाँ पे 3 पेपर होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स का पेपर जो आपका है ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और नीचे आपके पास 4 ऑप्शन होंगे ABCD, और इसमें से आपने सही ऑप्शन को मार्क करना है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ऑलराइट, इसके बारे में मैं बाद में करूँगा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मेंस के एग्ज़ाम को लेकर के कि मेंस का क्या नेचर है और मेंस आपने कैसे तैयार करना पड़ता है। अगर हम मेंस की बात करें तो यहाँ पे पहला पेपर लैंग्वेज का होता है, दूसरा पेपर एसे का है। लैंग्वेज और एसे के जो पेपर हैं, लैंग्वेज का 150 मार्क्स का पेपर है, एसे का भी 150 का पेपर है। उसी तरीके से फिर यहाँ GS 1 है, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सभी 200-200 नंबर के पेपर होते हैं। तो अगर आप ओवरऑल इनके मार्क्स को काउंट करोगे तो ये टोटल 1500 मार्क्स का पेपर होता है मेंस का। रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू आपका 150 मार्क्स का होता है। अब जो मेरिट बनती है, प्रीलिम्स खाली एक स्क्रीनिंग पेपर है। यहाँ से कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा जो लोग आगे जा कर के मेंस लेंगे, और फिर इन मेंस के कुछ लोग सेलेक्ट होंगे जो आगे जा कर के इंटरव्यू देंगे। अगेन इंटरव्यू देने वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उसमें से मेरिट के बेस पे कुछ लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, कुछ बाहर हो जाएंगे। ऑलराइट, तो अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ, इंटरव्यू 150 का है। टोटल पेपर हो जाता है आपका 1650 का, 1650 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा ये। तो अब गाइस, अगर आप लोगों को PCS की सच में तैयारी करनी है, उत्तराखंड PCS की, तो सबसे पहले आपने इसके मेंस को कवर अप करना पड़ेगा बहुत टाइम बाउंड मैनर में। देखो, लेट से जब आपका एडवर्टीजमेंट आ जाए, जब भी नोटिफिकेशन आएगा, तो नोटिफिकेशन के बाद आप प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हो। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप मेंस ओरिएंटेड ही तैयारी करो। मेंस और प्रीलिम्स में मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव है प्रीलिम्स, मेंस प्योरली सब्जेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिखने पड़ते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस का नेचर होता है, फॉर दैट मैटर GS 1, 2, 3, 4, 5, 6 में 4 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, 8 मार्कर क्वेश्चन आते हैं और 10 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में, GS 1, 2, 3, 4, 5, 6 में। ऐसे में आप लोगों को 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। इसमें से एक ऐसे लिखना पड़ता है, सेक्शन B में से एक, सेक्शन C में से एक ऐसे। ऑलराइट, और उसी तरीके से लैंग्वेज का पेपर होता है, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा मेंस की कंप्लीट स्ट्रेटेजी। तो जो लोग भी 2026 का PCS टारगेट कर रहे हो, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं जो भी आपको टॉपिक्स बताऊंगा या जैसे भी उन्हें प्रिपेयर करना, आप लोगों को करना चाहिए उस तरीके से प्रिपेयर। ऑलराइट, अब गाइस देखो, यहाँ पे क्योंकि 1650 नंबर का पेपर है, अगर मेंस की मैं बात करूँ 1500 नंबर का पेपर है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपको स्कोर करना है, क्योंकि यही 2 पेपर है, मेंस और इंटरव्यू, जो आपके मेरिट में काउंट होंगे। प्रीलिम्स एज सच ये खाली स्क्रीनिंग पेपर होता है, जैसे मैंने बताया। तो मेंस में आपको अच्छा स्कोर, जितना अच्छा स्कोर आप मेंस में करोगे, तो आपको जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू में आपके हाईएस्ट नंबर आ जाएं या अच्छे नंबर आए। एवरेज मार्क्स भी अगर इंटरव्यू में आ जाते हैं, अगर मेंस में ज़्यादा नंबर है, तो आप आगे जा करके सेलेक्ट ईजिली हो सकते हो। अगर आपके मेंस में नंबर कम है और अगर आपके इंटरव्यू में नंबर ज़्यादा भी आ गए फॉर दैट मैटर, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका फाइनल सेलेक्शन होगा, और आप लोग को फाइनल सेलेक्शन के लिए ही पढ़ाई करनी है। ऑलराइट, तो मेंस का गाइस नेचर कैसा है? मेंस ये एक्चुअली आपके जो है सोशल साइंस है, सोशल साइंस के पेपर्स हैं। ठीक है, ये साइंस के पेपर नहीं है। अब साइंस और सोशल साइंस में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है? जो सोशल साइंसेज हैं ये प्योरली सब्जेक्टिव होते हैं, यहाँ पे सब्जेक्टिविटी का फैक्टर है। साइंस ऑब्जेक्टिव है, तो जो साइंस का आंसर होगा वो भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सोशल साइंस का आंसर सब्जेक्टिव होना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर पूछा गया कि न्यूटन का मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो आप फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ही बोलोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है सोशल साइंस में, मान लो फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, और अगर आपने सिर्फ फीचर लिख दिए इंक्लूसिव ग्रोथ के, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर सोशल साइंस सब्जेक्टिव है तो यहाँ के आंसर भी सब्जेक्टिव आपके होने चाहिए इन नेचर। ऑलराइट, मतलब अगर मेरे से फीचर ही फीचर पूछे गए इंक्लूसिव ग्रोथ के,
तो इंट्रो तो मैंने लिखना ही है, फीचर भी लिखने हैं, साथ में कुछ चैलेंजेस और कुछ सॉल्यूशंस भी लिखने पड़ेंगे, सो दैट यहाँ आंसर में भी सब्जेक्टिविटी आ पाए। ऑलराइट, और यही थीम है आपके पूरे पेपर की, जैसे आपने इसकी तैयारी करनी है। ऑलराइट, सोशल साइंस में लेट से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किसी आर्ट एंड कल्चर का कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो किसी डायनेस्टी को लेकर के, उसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर को लेकर के, मान लो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया चोला आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फीचर्स बता दो, तो आपने एक तो फीचर्स बताए वहाँ पे, और उसके साथ आपने वहाँ पे ज़रूर कुछ कंजर्वेशन एफर्ट भी बताए, तो आंसर में आ गई सब्जेक्टिविटी। अब फीचर्स भी हो गए और ये भी हो गया आपका कंजर्वेशन एफर्ट्स। अगर आप खाली फीचर लिख के आओगे तो भी कोई गारंटी नहीं है आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ऑलराइट, सो गाइज नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो, जिसमें कि मैं अब आपको एक एक करके हर पेपर की स्ट्रेटजी बताता रहूँगा। बस ये ध्यान रहे कि हमने आंसर सब्जेक्टिव इन नेचर लिखना है, तो इसलिए हमारी तैयारी भी सब्जेक्टिव होनी चाहिए, मतलब हमने बहुत ज़्यादा डायमेंशन कवर अप करने हैं तैयारी करते समय। ऑलराइट, अब देखो इसमें सबसे पहला पेपर है जनरल हिंदी का। ये हिंदी का पेपर 150 मार्क्स का है, मैंने जैसे कि बताया आपको। इस पेपर में गाइस आप लोगों ने 35% मैंडेटरी मार्क्स लेके आने पड़ते हैं। 35% मार्क्स जब आप लेके आओगे तभी आपके आगे के जो पेपर हैं, ऐसे है, GS 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 चेक होंगे। अगर आपने यहाँ 35% मार्क्स आपके नहीं आए तो आपको आपके आगे की कॉपी चेक नहीं होंगी। ऑलराइट, तो इस बात में बहुत क्लियर रहना, इसलिए ही हिंदी का पेपर बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। अब ये तैयार एक्चुअली करना कैसे होता है, देखें। लेट से उपसर्ग प्रत्यय, जो भी यहाँ पे कीवर्ड लिखे हुए हैं, पहले कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना सीखो। उपसर्ग है, प्रत्यय है। उपसर्ग में आप लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ो एक तो, साथ में 2-3 एग्जाम्पल जरूर पढ़ लेना, डेफिनेशन और एग्जाम्पल। सिमिलरली प्रत्यय में भी डेफिनेशन और एग्जाम्पल। क्वेश्चन अगर आएगा तो या तो पूछ देगा उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए, तो आपने डेफिनेशन लिख दी, एग्जाम्पल लिख दिए, या फिर वो कोई शब्द दे देगा आपको, जैसे लास्ट ईयर अव करके एक शब्द दे दिया था, इससे कह देगा कि एक शब्द बना दो इस उपसर्ग का प्रयोग करते हुए या प्रत्यय का प्रयोग करते हुए। तो अगर आपको क्लियरिटी रहेगी उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या हैं, तो आप इसको इजीली कर लोगे। फिलहाल अभी आपने एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस आप लोगों ने अभी सिर्फ डेफिनेशन और एग्जाम्पल इसकी तैयार करके रख लेनी है, ठीक है, उपसर्ग की, प्रत्यय की। सिमिलरली संधि, संधि के लिए भी आपने क्या करना है, संधि की क्या डेफिनेशन है, कितने प्रकार की संधि हैं, और हर संधि को आपको निकालना आना चाहिए कि उसकी क्या ट्रिक होती है। तो संधि को आइडेंटिफाई करना आपने सीखना पड़ेगा। वो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है किसी संधि को डिफाइन करने के लिए पूछ दे विद एग्जाम्पल, हो सकता है कोई आपको एक वर्ड दे दे और बोले कि इसमें कौन सी संधि है बताइए। उसी तरीके से समास, समास में भी सिमिलरली जो आप संधि के लिए कर रहे हो, डेफिनेशन विद एग्जाम्पल ही तैयार करो, साथ में जो इनके ट्रिक्स हैं कि ये कौन सा समास है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, द्विगु है, कौन सा है, उसको आइडेंटिफाई करना सीख लो। आइडेंटिफाई अगर आप कर पाए तो बहुत इजीली आप उसको आंसर कर पाओगे पेपर में। अगर मैं बात करूं वचन की, वचन और लिंग, तो वचन और लिंग के लिए गाइस आपने अगेन यहाँ पे भी डेफिनेशन, कितने तरीके के वचन है उनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल, लिंग की भी, और साथ में यहाँ पे जरूर आपने थोड़ा बहुत इसको किसी सोर्स से कवर कर सकते हो कि आपने जैसे कुछ वचन देख लिए, कुछ लिंग देख लिए, उनको रट्टा मार लिया आपने। ऑलराइट, इसके लिए अगर कोई ऐसे पेपर हैं उत्तराखंड में जो कि हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव पेपर, 1 डे एग्जाम, तो वहाँ पे अगर ये पूछे जाते हैं वचन लिंग, तो उन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लेना। UKPSC उन क्वेश्चंस को भी रिपीट कर लेता है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अगेन यहाँ पे आपने डेफिनेशन एग्जाम्पल करके इन्हें तैयार करना है। क्रिया विशेषण, सब कुछ ये डेफिनेशन एग्जाम्पल वाला ही पार्ट है गाइस, ठीक है। यहाँ पे सिमिलरली क्रिया विशेषण है, अव्यय, डेफिनेशन एग्जाम्पल, वाच्य परिवर्तन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें से कि आपको डेफिनेटली वहाँ पे क्वेश्चन आते ही हैं। तो वाच्य में कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, एक तो इनकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल लिखो, उसके बाद कृत को कर्म में, कर्म को भाववाच्य में कन्वर्ट करके अपने नोट्स में ऑलरेडी लिख लो, ठीक है। या फिर कोई भी है, जैसे मान लो कर्मवाच्य, उसको कृत में कन्वर्ट कर लो, कर्मवाच्य को भाव में करो, भाववाच्य को कृतवाच्य में, कर्मवाच्य में कन्वर्ट करो, तो वहाँ पर आपको ईजिली आप किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर पाओगे। ऑलराइट, अब जो पहला पार्ट है गाइस, पहले पार्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने टफ क्वेश्चन भी नहीं होते हैं, वो आप इजीली कर ले जाते हैं उन क्वेश्चंस को। इसमें से अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब इजीली डुएबल क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है, डेफिनेशन एग्जांपल आपको पता है, तो आप इसको आराम से इस पार्ट को कर लोगे। अगला जो पार्ट है गाइस, यह आया आपका शब्द भेद। अब शब्द भेद में क्लियर कट इन्होंने लिखा है, तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, रूढ़, यौगिक, योगनुण। इनके भी आपने डेफिनेशन एग्जाम्पल करके इनको तैयार कर लेना।
ठीक है, रूढ़ यौगिक योग ऋण हो चाहे संकर विदेशी, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे वो कि यौगिक शब्द क्या होते हैं, उदाहरण देके बताइए। तो डेफिनेशन बेस भी वो पूछता है और साथ में एप्लीकेशन बेस भी वो पूछ लेता है कि आपको कुछ शब्द दे देगा और बोलेगा कि इसमें से योग ऋण शब्द कौन कौन से हैं या रूढ़ शब्द कौन कौन से हैं। तो अगर आपने का बेसिक क्लियर है तो आप डेफिनेटली इसे कर पाओगे। ऑलराइट, इसके लिए आप किसी बुक का सहारा भी जरूर ले सकते हो इस तरीके के शब्दों के लिए, तत्सम तद्भव, देसी विदेशी, संकर, रूढ़ यौगिक, योग ऋण। तो वहाँ से आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शब्द पढ़ सकते हो। ऑलराइट, अब आया पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम, अनेकार्थी। अगेन डेफिनेशन एग्जाम्पल तो आपने करना ही है, साथ में आपने इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे आप लोगों ने जैसे जो उत्तराखंड एसआई के पेपर है वहाँ पे अगर कोई पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम, अनेकार्थी या रूढ़ यौगिक, योग ऋण, संकर, विदेशी, ये जो कुछ भी पूछे गए हैं उत्तराखंड पीसीएस में, यूके पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन पेपर हैं जैसे कि 2012 का अवेलेबल है, 16 का अवेलेबल है, 21 का और 24 का, यहाँ पे जो शब्द पूछे हैं उनको तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। और साथ में उत्तराखंड एसआई में जो पेपर ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उनकी भी प्रैक्टिस आप लोगों ने जरूर कर लेनी है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं डेफिनेटली। और साथ में अगर आप ये कर रहे हो तो ठीक, वरना फिर कोई बुक को एज अ रेफरेंस बुक उठा लो और वहाँ से इनको तैयार कर लो। ठीक है, अब शब्द शुद्धि वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शब्द शुद्धि में तो आपने कोई ना कोई सोर्स जरूर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर कोई यूट्यूब वीडियो, कुछ यूट्यूब वीडियो हैं जिनमें कंपाइलेशन होता है बहुत से शब्दों का, उसे शुद्ध करना सिखाते हैं, तो उस तरीके की वीडियो भी आप जरूर वॉच कर सकते हो और उससे अपने नोट्स टेक डाउन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है वाक्य रचना। अब देखो गाइस, यहाँ पे जो पहला पार्ट अभी मैंने बताया ये 15 नंबर का है टोटल, ये भी 15 नंबर का टोटल है। पहला जो पार्ट है 15 नंबर का, इसमें आप लोग किसी भी सोर्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें किसी भी सोर्स को यूज़ कर सकते हो, आपको इजीली क्वेश्चन, डुएबल क्वेश्चन आते हैं। जो पार्ट इसमें 2 है, यहाँ पे आपका जो है 15 अंक की जो ये क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम, अनेकार्थी, ये भी हालांकि डुएबल, इसमें से डुएबल, तत्सम है, तद्भव है, देशज, विदेशी, क्योंकि आप इजीली कैच कर लोगे। अब ये जो रूढ़ यौगिक, योग ऋण, पर्यायवाची, समानार्थी है, इसे एसआई के या तो पेपर से जैसे मैंने बताया या प्रीवियस ईयर से देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन फंस जाते हैं। ऑलराइट, तो ये वाला थोड़ा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, मेरे कहने का मतलब है कि ये 15 नंबर का थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद सब कुछ ईजी है इस पेपर में। ऑलराइट, अब अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पे समूहवाची है, समरूपी किंतु भिन्नार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस इसकी कर लेना। ऑलराइट, शब्द शुद्धि के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया। वाक्य रचना की अगर मैं बात करूं, रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, सरल, मिश्र, संयुक्त। डेफिनेशन क्या है, सरल वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। या तो ये पूछ लेगा या सरल को मिश्र में कन्वर्ट करो, मिश्र को संयुक्त में कन्वर्ट करो, मिश्र को संयुक्त में, मिश्र को सरल में, तो कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। व्याकरण के आधार पर वाक्य परिवर्तन, अब ये प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, सकारात्मक, नकारात्मक, इन सब की आपने डेफिनेशन विद एग्जांपल, अगेन कुछ नहीं करना है, डेफिनेशन एग्जांपल करते चले जाओ। ऑलराइट, ये क्वेश्चन बहुत इजीली डुएबल होते हैं, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है। विराम चिन्ह कितने तरीके के होते हैं, कौन सा चिन्ह है और उसका क्या यूज़ होता है, जरूर पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये ऑलमोस्ट ऐसे 10-12 होते हैं विराम चिन्ह, तो वो आपने पढ़ने होते हैं। ठीक है, कोई भी सोर्स चलेगा। वाक्य शुद्धि के लिए अगेन जैसे शब्द शुद्धि के लिए कोई वीडियो अवेलेबल मैं बता रहा हूँ इंटरनेट में है, उसी तरीके से वाक्य शुद्धि के लिए भी कोई ना कोई वीडियो जरूर देख लेना जिसमें कंपाइलेशन हो। उसके बाद स्लोगन लेखन, इस वाले पार्ट के लिए कुछ कॉमन थीम्स हैं, जैसे वाटर है, वुमेन है, क्लाइमेट चेंज है, या फिर पानी है, वाटर ही हो गया हो, तो इस तरीके के कुछ जो बहुत कॉमन थीम्स हैं उनके कुछ स्लोगन तैयार कर लेना किसी भी सोर्स से। ऑलराइट, यहाँ पे वो आपको स्लोगन लिखने को देगा। उसके बाद आया मुहावरे, लोकोक्तियाँ। अब मुहावरे और लोकोक्तियों में डिफरेंस जरूर पढ़ लेना। यहाँ पे डिफरेंस, या तो डिफरेंस पढ़ लेना और इनका जो मुहावरे हैं इनका क्या मीनिंग है, लोकोक्ति का क्या मीनिंग है, डिफरेंस में देखना। साथ में आप लोग कुछ मुहावरे रेडीमेड, जैसे आपने 15-20 मुहावरे की कंपाइलेशन बना ली, लोकोक्ति 15-20 की आपने बना ली, तो यहाँ ये भी इजीली डुएबल होते हैं। यहाँ पे कैच किया है कि ये सब्जेक्टिव इन नेचर है, सब्जेक्टिव इन नेचर है। हो सकता है लोकोक्ति, कोई एक लोकोक्ति है उसके डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, तो वो आपके इंटरप्रिटेशन पे भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। ऑलराइट, एग्जैक्ट नहीं भी लिखोगे अगर, और अगर उसको डिफाइन भी कर पाए आप, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसलिए मुहावरे और लोकोक्तियों में आपने ये करना है। ऑलराइट, अब आया पत्र लेखन। इसके लिए तो आपके पास होने चाहिए औपचारिक, अनौपचारिक पत्र। ठीक है, इसमें बहुत तरीके के पत्र हैं। प्रीवियस ईयर जो हमारा सिलेबस था 2021 का पीसीएस का, उस सिलेबस से आप देखना कि कौन कौन से उसमें पत्र लिखे हुए हैं। उसमें जो भी पत्र लिखे हुए हैं उन सब पत्रों को आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, उसमें क्योंकि बहुत सी चीज़ें डिफाइन ऑलरेडी हैं। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ पे आपको एक तो सिंपली आप जो है जैसे आपका पत्र की अगर मैं बात करूं
तो यहाँ पे आप मुझे एक सेकंड देना, मैं आपको अभी सब तरीके के पत्र बता देता हूँ। जैसे लेट से पहला पत्र है शासकीय पत्र। तो शासकीय पत्र, अब इसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले इसका यूज़ कब होता है, मतलब इसके क्या क्या फीचर होंगे, फीचर ज़रूर पढ़ना शासकीय पत्र के, और साथ में उसका नमूना पढ़ लेना, ठीक है। अर्ध शासकीय पत्र, दूसरा जो पत्र है उसका क्या वो होता है, फीचर्स क्या हैं और नमूना। उसके बाद अधिसूचना, सिमिलरली इसके लिए कर लेना। परिपत्र, सिमिलरली परिपत्र के लिए। कार्यालय आदेश, सिमिलर चीज़ आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका अनुस्मारक आ गया, सिमिलर चीज़ आप करोगे। फिर विज्ञप्ति आ गया, सिमिलर चीज़ आप करोगे। उसके बाद आपका जो है इतने तरीके के मतलब ये होते हैं, तो इतने ही आपने तैयार करने होते हैं एक्चुअली। यहाँ से क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। मतलब एक तो उसका यूज, डेफिनेशन, फीचर, और साथ में आपने उसका नमूना एक पन्ने में बना के रख लिया, एज इट इज़ उसको आप पेपर में बना के आ गए। ऑलराइट, अब यहाँ पे है विवरण। तो विवरण लिखने की एक प्रैक्टिस कर लेना, विवरण का क्या नमूना है, कैसे हमने लिखना है, मतलब विवरण ये देख लेना। प्रीवियस ईयर ही फॉलो करना है इसके लिए। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट है हिंदी के प्रशासनिक शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद। ये लगभग 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एक एक नंबर के। इसकी आपने थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। कोई भी सोर्स उठाओ और वहाँ से इसको करो। प्रीवियस ईयर में जो है वो तो करना ही करना, साथ में किसी भी सोर्स से आप इसे कवर कर सकते हो। ऑलराइट, इंटरनेट से कर लो, किसी बुक से कर लो, जो भी सोर्स है उससे कवर कर सकते हो। अब आ गया बोधन। अब देखो, अपठित जो गद्यांश आ गया आपका, वहाँ से मतलब अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज की सिर्फ प्रैक्टिस करो PYQ से, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद यहाँ पे निबंध, प्रतिवेदन, भाषण पत्र, इसको 1/3 में लिखना होता है। इसके लिए भी PYQ प्रैक्टिस करो, और उसके बाद कुछ नहीं करना है। पल्लवन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको अगेन इसकी व्याख्या और विस्तार करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करना है अगेन। हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी प्रीवियस ईयर ही करो। प्रीवियस ईयर से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो अगर अभी तक मैं इसको थोड़ा सा समराइज करूं, तो अगर आप ये देखोगे कि पॉइंट नंबर जो यहाँ 5 से लेकर 11 तक का है, 5 से लेकर 11 तक का जो पोर्शन है, या फिर अगर मैं बात करूं इसमें जो पोर्शन नंबर आपका है 6 से लेकर के 11 तक का, ये डुएबल है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही आपने इसे करना है। 6 से लेकर 11 तक जितने पॉइंट हैं, इसके लिए PYQ को फॉलो करो। UKPSC अपर PCS के PYQ को फॉलो करो। ऑलराइट, और उसी तरीके से जो 5वें नंबर का पॉइंट है बहुत ही डुएबल है, तो इसके लिए तो किसी भी सोर्स को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट, यूट्यूब को भी फॉलो कर सकते हो आप। मुहावरे लोकोक्तियों के लिए अगेन यूट्यूब को फॉलो कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ये बहुत डुएबल है। प्रीवियस ईयर सबके साथ करते चले जाना। अब यहाँ पे वाक्य रचना है जो, ये बहुत इजी पार्ट है, कहीं से भी कर लो, हो जाएगा ये। तो पॉइंट नंबर 3 से लेकर के 11 तक का सब कुछ डुएबल है, कुछ इसी उसमें आएगा नहीं आपको। पॉइंट नंबर 2 में थोड़ा सा, क्योंकि हाईली ऑब्जेक्टिव पोर्शन है यहाँ पे, तो इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए 15 नंबर के लिए। ऑलराइट, और सिमिलरली जो पहला पॉइंट है ये भी इजीली डुएबल है। अगर आप ये सब कर ले जाते हो, मतलब पॉइंट 2 थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, इसकी तैयारी आपने करनी पड़ेगी, वरना पूरा क्वेश्चन पेपर डुएबल है। और क्वेश्चन से बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जाएंगे, जैसे मैंने बताया वैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो अगर आपने ये तैयार कर लिया तो डेफिनेटली आपका हिंदी के पेपर में तो अच्छे नंबर आ गए। अब चलते हैं हम अगले पेपर में, जो कि ऐसे का पेपर है। ऐसे में सेक्शन ABC। अब देखो यहाँ पे भी 150 का है, तो 50 मार्क्स का एक ऐसे हो गया आपका। ऑलराइट, और हर ऐसे 700-800 वर्ड में आपने लिखना पड़ेगा, 700-800 वर्ड में। ऑलराइट, अब यहाँ पे अगर आप इसके नीचे देखोगे इन्होंने क्या यहाँ पे नोट दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने लिखी हुई है कि क्लियरिटी आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद समराइजेशन एबिलिटी होनी चाहिए। साथ में यहाँ पे इसको एक लॉजिकल ऑर्डर में, ऑर्डरली फैशन में ऐसे को लिखना पड़ता है। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, और लेजिबल हैंडराइटिंग आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ देखते हैं क्या हम कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे कुछ आपको एक एक ऐसे लेकर के एग्जाम्पल के साथ बता दूंगा, बट वो आप अपने इस तरह से जो भी आपको लगता है ऐसे आपने लिखना है, आप उसके अकॉर्डिंग उसमें लिख जरूर सकना है। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे सेक्शन A है। जैसे सेक्शन A में से मैंने एक यहाँ पे से टॉपिक उठा लिया, एक या मैक्सिमम 2 मैंने यहाँ से टॉपिक उठा लिए। लेट से मैंने पहले से उठा लिया सोशल स्फेयर। सेक्शन B में से मैंने उठा लिया आपका नेचुरल कैलेमिटीज़, और सेक्शन C में से मैंने उठा लिया वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली तो वहाँ पे मैंने एक ही ऐसे लिखना है, और आयोग मुझे 4 ऐसे वहाँ पे लिखने को देगा। सेक्शन A में 4 टॉपिक दिए होंगे चारों, ठीक है, थोड़ा घुमा फिरा करके। तो अगर मैं इसमें से एक ही पकड़ लेता हूँ और इसको मल्टी डायमेंशनली मैं इसको आंसर कर लेता हूँ, तो मेरा काम हो गया। ऑलराइट, तो इसलिए मैं एक एक ऐसे भी ले सकता हूँ, 2-2 भी तैयार कर सकता हूँ। लेट्स से सेक्शन A में से 2 ऐसे तैयार करें, सेक्शन B में से भी 2, सेक्शन C में से भी 2, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा टॉपिक उठाते हो उसके ऊपर, लेकिन मल्टी डायमेंशनल नेचर का आपका ऐसे होना चाहिए।
कोई भी ऐसे आपने उठाया तो सबसे पहले उसके ऊपर एक स्टोरी, लेट्स से अगर मैं सोशल स्फीयर की बात करूं तो मुझे पता है यहाँ से यूनिटी एंड डाइवर्सिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से लगातार क्वेश्चंस आते हैं घुमा फिरा के, तो यहाँ से मैंने सिर्फ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी तैयार कर लिया फॉर दैट मैटर। ऑलराइट, अब मैंने एक शॉर्ट स्टोरी, सबसे पहले मैंने स्टोरी सर्च कर ली कहीं से भी, 50-60 शब्दों की एक स्टोरी मेरे पास हो गई जो कि मेरा हुक लाइन हो गई मेरे ऐसे की। ठीक है, स्टोरी लिखी, स्टोरी के बाद मैंने इंडिया में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के फीचर्स मैंने बता दिए। ठीक है, फीचर्स बता दिए, तो मेरी एक स्टोरी हो गया, एक डायमेंशन, एक हो गया मेरे फीचर्स, 2 डायमेंशन कवर अप हो गए। फिर मेरी कुछ केस स्टडीज़ हो गई। ठीक है, ये मेरा एक डायमेंशन हो गया। उसके साथ मेरा कुछ स्लोगन्स हो गए, साथ में कुछ चैलेंजेस हो गए, कुछ सॉल्यूशंस हो गए, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो गए, और हो सकता है अगर कोई डायग्राम मुझे मिले तो कुछ डायग्राम्स भी हो गए। तो इस तरीके से मल्टी डायमेंशनली आपने इसको तैयार कर लेना यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को। अभी आप सिर्फ कंटेंट तैयार करो, उसके बाद आप लोगों ने इसको हर पैराग्राफ को अगले पैराग्राफ से आपने लिंक करना होता है। तो ऐसे में जैसे आपने स्टोरी लिखी पहले, उसके बाद आपने एक डायमेंशन यहाँ पे उसकी बात करी कि इन दिस ऐसे मैं ये चीज़ों में बात करूँगा, तो आपने पहले डायमेंशन को एक्सप्लेन करा। लेट से पहला डायमेंशन आपका एंड होता है, जिस पॉइंट से भी एंड होगा उसी पॉइंट से आपका अगला डायमेंशन ओपन अप होना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए ऐसे में। ऑलराइट, और साथ में जिस स्टोरी से आपने ऐसे को शुरू किया है उसी स्टोरी से आप अपने ऐसे को एंड कर सकते हो, तो ये एक अच्छा एक ऐसे माना जाता है। ऑलराइट, उसी तरीके से अगर मैं नेचुरल कैलेमिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे लैंडस्लाइड अर्थक्वेक, डेल गॉट ड्रॉट लिखा हुआ है। यहाँ पे भी अगेन मैंने सबसे पहला तो मैंने यहाँ पे एक स्टोरी लिख देनी है या फिर एक पोएम या कुछ भी जो हुक लाइन हो। उसके बाद मैंने लेट से कुछ रीजन लिख दिए कि ये रीजन्स हैं डिजास्टर को लेकर के। उसके बाद मैंने ये टाइप्स ऑफ डिजास्टर जो भी लिखे हुए हैं इनके सबसे पहले टेक्निकल तरीके से देख लिया कि कैसे कैसे आते हैं। ऑलराइट, फिर इनके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं मैंने देख लिया। फिर मैंने मैपिंग भी कर दी जो लेटेस्ट में डिजास्टर आए हुए हैं। कुछ डाटा फैक्ट फिगर भी ऐड ऑन कर दिया अपने ऐसे में, जैसे इतना % जो इंडिया है वो अफेक्टेड है डिजास्टर से, या रिसेंट की जो भी रिपोर्ट है डिजास्टर से रिलेटेड वो आप लिख सकते हो। उसके बाद इनको मैनेज करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इनको मैनेज करने के लिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 इसके मैंने कुछ प्रोविज़न लिख दिए कि इसमें SDM है, चाहे NDM है, DDM है, जो भी है उनका रोल वगैरह मैंने लिखा। फिर मैं इसी के साथ साथ डिजास्टर का जो इकोलॉजिकल और जो सोशल इम्पैक्ट है वो भी मैं इसको दिखा सकता हूँ। साथ में मैंने टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज़ कर रहे हैं हम इन डिजास्टर को कवर अप करने के लिए, तो वो भी मैंने लिख दी। कुछ केस स्टडी ऐड कर ली। ऑलराइट, उसके बाद कैसे हम इसको कुछ सॉल्यूशंस वगैरह भी दे सकते हैं डेफिनेटली। तो ये मेरा डायमेंशन बहुत ज़्यादा कवर अप हो गए, तो मेरा कंटेंट भी तैयार हो गया और साथ में जो है मैं अब उसको कनेक्टिविटी आप लोगों ने सीखनी पड़ेगी, बस हो गया, कंटेंट आपका तैयार हो गया। सेक्शन सी में से लेट से वुमेन एम्पावरमेंट ही ले लिया मैंने। अब वुमेन एम्पावरमेंट में अगर आप देखोगे तो सिमिलर चीज़ आपने यहाँ पे भी करनी है। स्टोरी जैसे लेट से आपने स्टोरी लिखी, एक स्टोरी तैयार कर ली, उसके बाद कुछ स्लोगन तैयार कर लिए। उसके बाद वुमेन का पॉलिटिकल रोल, सोशल रोल, टेक्नोलॉजिकल रोल, लीगल रोल, इन्वायरमेंटल रोल, हिस्टोरिकल रोल, इनफैक्ट डोमेस्टिक रोल, सब कुछ आपने तैयार कर लिया। ऑलराइट, फिर आपने तो इतने डायमेंशंस आपके हो गए। उसके बाद आपने कुछ इंपॉर्टेंट वुमेन के नाम लिख दिए और केस स्टडीज़ तैयार कर ली। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम्स तैयार कर ली, स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट्स की। साथ ही आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिख दिए। फिर चैलेंजेस क्या है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, उत्तराखंड में भी इंडिया में भी। साथ में जैसे रूरल वुमेन है, अर्बन वुमेन है, तो इनके बीच में भी डिफरेंस कर दिया। अलग अलग डायमेंशन आपने एक्सप्लोर करना है। उसी तरीके से वुमेन 1947 से पहले कैसे थे, अब कैसा है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के आपने जैसे एक अलग डायमेंशन बना दिया। साथ में आपने कुछ सॉल्यूशंस भी दे दिए। तो आपने n नंबर ऑफ डायमेंशन यहाँ पे कवर कर लिया। मैक्सिमम डायमेंशन वो आपके अकॉर्डिंग डेफिनेटली आप डायमेंशन बढ़ा सकते हो। अब जैसे मैंने आपको इन 3 ऐसे में बता दिए हैं डायमेंशन, वैसे ही आप कर सकते हो। तो इसको लिखना, ऐसे को लिखना और ऐसे में नंबर भी आ जाते हैं। बस आपका जो ऐसे है वो पूरा कनेक्टेड होना चाहिए। एक स्टोरी से शुरू करा, फिर डायमेंशन आपके सब कनेक्ट होने चाहिए, उसके बाद उसी स्टोरी से एंड अप हो गया आपका ऐसे। ठीक है, अब चलते हैं गाइस हम GS 1 के पेपर में कि GS 1 में हमने क्या करना चाहिए अगर हमने तैयारी करनी है तो। अब अगर मैं टाइम बाउंड मैनर की बात करूँ तो जो जैसे हिंदी का पेपर है, हिंदी के पेपर को आप मैक्सिमम 5 से 6 दिन में तैयार कर लो मैक्सिमम, या फिर 1 हफ्ता ले लो, चलो 7 दिन में तैयार कर लो। ऐसे को आप रिसर्च कर करके जो है 3 से 4 दिन में तैयार कर लो अपने ऐसे को, जो भी आपने लिखना है। अब स्पीड आपने अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी। ऑलराइट, GS 1 की अगर मैं बात करूँ, GS 1 में जैसे कि आपको इसमें पोर्शन पहले पता होने चाहिए। इसमें आर्ट एंड कल्चर भी है, फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, पोस्ट कंसोलिडेशन है, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसके बाद है आपका जो है यहाँ तक आ गया आपका सोसाइटी,
सोसाइटी के बाद आपका आ गया वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ये पूरा ज्योग्राफी का पोर्शन आ गया। अब यहाँ से क्या क्या हमने तैयार करना पड़ता है, देखो गाइस, पेपर जर्नल इन नेचर आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने तैयारी पूरी करके जानी पड़ेगी, ताकि कोई अगर बाउंसर क्वेश्चन आ भी गया तो भी आप उसमें अच्छा कर लो। अब इसका नेचर क्या है GS 1 से 6 का, यहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 4 मार्कर होंगे, या तो 8 मार्कर होंगे या 10 मार्कर होंगे। 4 मार्कर के लिए एक पन्ना दिया जाता है भरने को, 8 मार्कर के लिए 2 पेजेस होंगे, और 10 मार्कर के लिए आपके पास 3 पेजेस होंगे। ऑलराइट, तो आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए इसी तरीके का, मतलब आपके जो भी नोट्स होंगे 200-250 शब्दों के होने चाहिए, सो दैट आप उसमें से जो भी याद हुआ तब जाके वो 100-150 वर्ड्स में निकल करके आ जाए। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या कहानी है, लेट्स से 4 मार्कर है क्वेश्चन, तो आपने सबसे पहले, अब ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये जनरली नेचर है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया सोशल साइंसेज में हमने सब्जेक्टिविटी का जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसे कवर करना पड़ता है, तो सब्जेक्टिविटी आपके ऐसे में होनी चाहिए, मतलब इसमें जी किसी भी टॉपिक में आंसर में, ठीक है, वो कुछ भी पूछ रहा है उसके साथ चैलेंजेस सॉल्यूशंस वगैरह आप एड्रेस कर सकते हो, या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डाल दिया, या फिर कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस डाल दिया, या कुछ भी है सच जो वहाँ पे पॉसिबल है। अगर लिखने का स्कोप है तो आपने डेफिनेटली लिखना चाहिए, और इसी तरीके से आपने नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, तभी आप उन्हें रेप्लिकेट कर पाओगे मेन एग्जाम में। ऑलराइट, अब जैसे इंडियन आर्ट एंड कल्चर ही है, अब आर्ट एंड कल्चर में यहाँ पे कोई भी टॉपिक लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पता होने चाहिए जो कि लगातार हर मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी PCS का पेपर हो, चाहे वो UPSC का पेपर हो, या फिर उत्तराखंड PCS ही हो फॉर दैट मैटर। ऑलराइट, यहाँ पे भी लोअर हो, अपर हो, या कोई भी पेपर हो रहा हो जिसमें मेंस है। तो आर्ट एंड कल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे, अब आपने जो भी आप तैयारी करोगे आपने इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट में ही अपने नोट्स बना लिए, सो दैट आप उन्हीं को वहाँ कॉपी पेस्ट करा पाओ मेन एग्जाम में। अब जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके आपने सबसे पहले इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट में नोट्स बना लिए और फीचर लिख दिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर आपने लिख दिए। ऑलराइट, उसी तरीके से वैदिक लिटरेचर, तो इसके फीचर आपने लिख दिए, और साथ में इनके कंजर्वेशन एफर्ट भी जरूर लिखना, कंजर्वेशन एफर्ट, वैदिक लिटरेचर, संगम लिटरेचर अगला टॉपिक तैयार कर लेना, फिर बुद्धा का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है तैयार कर लेना, मौर्य का आर्ट एंड आर्किटेक्चर तैयार कर लेना, गुप्ता का आर्ट एंड आर्किटेक्चर तैयार कर लेना। उसके बाद जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, नगरा, द्रविड़ा और वैसारा, जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, इन तीनों को तैयार कर लेना, इनके क्या क्या फीचर्स हैं। फिर चोला आर्ट एंड आर्किटेक्चर तैयार कर लेना, चालुक्य तैयार कर लेना, दिल्ली सल्तनत आर्ट एंड आर्किटेक्चर तैयार कर लेना, मुगल तैयार कर लेना, मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उसके बाद भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के फीचर जरूर पढ़ लेना और इम्पैक्ट। साथ में जो जितनी टाइप की फिलोसफीज़ हैं, इंडियन जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है, 6 तरीके की जो फिलोसफी है उनको पढ़ लेना, उनका कोर आइडिया समझ लेना। अब जैसे बुद्धिज्म आपने पढ़ा तो यहाँ सिग्निफिकेंस ऑफ स्तूपा जरूर पढ़ना, जब भी मौर्य पढ़ रहे हो तो सिग्निफिकेंस ऑफ पिलर जरूर पढ़ लेना, क्योंकि स्तूपा पूछ दिया गया है तो हो सकता है पिलर भी पूछ दे। उसके बाद अशोका का धम्मा जरूर पढ़ लेना। फिर शाहजहाँ के टाइम का आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जहांगीर के टाइम की पेंटिंग्स और पल्लवा आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आपने ये सब कर लिए तो आपको क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक में से वहाँ पे आएगा पेपर में। ऑलराइट, इसके बाहर कोई क्वेश्चन आता नहीं है वहाँ पे ऐसा सच। अब जो भी करोगे इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के फॉर्मेट में नोट्स बना लेना, और साथ में क्योंकि आर्ट एंड कल्चर है तो इसके कंजर्वेशन एफर्ट जहाँ जहाँ पॉसिबल हो कुछ स्कीम लिख लेना, कंजर्वेशन एफर्ट लिख लेना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिख लेना, कोई केस स्टडी लिख लेना। इस तरीके से आप लोग का ये कल्चर का पार्ट सब्जेक्टिव तरीके से कवर अप हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर के, तो यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, आपने वही तैयार करने होते हैं। जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, दादा भाई नौरोजी की पढ़ लेना, क्या क्या फीचर थे। लॉर्ड डेलाउजी के कंट्रीब्यूशन पढ़ लेना, और ब्रिटिशर की एजुकेशन पॉलिसी जरूर पढ़ लेना, वुड्स डिस्पैच। उसके बाद सब्सिडायरी एलाइन जरूर पढ़ लेना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब जरूर पढ़ लेना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ लेना, रिवॉल्ट ऑफ 1857 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मर मूवमेंट या ट्राइबल मूवमेंट, इनमें से क्वेश्चन आता ही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड बेंटिक के कंट्रीब्यूशन वगैरह देख लेना, इनके समय क्या हुआ था। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी जरूर पढ़ लेना, पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ लेना, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इनके फीचर जरूर देखना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जरूर पढ़ना, इंडिविजुअल सत्याग्रह जरूर पढ़ना, क्रिप्स मिशन हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गया जरूर पढ़ना, परमानेंट सेटलमेंट है, रियोतवाड़ी है, महालवाड़ी है, जो भी ये ब्रिटिशर्स के रिवेन्यू वो थे वो जरूर पढ़ना। साथ में अगर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप पढ़ोगे लीडर्स के बारे में तो भगत सिंह,
भगत सिंह के कंट्रीब्यूशन, लाल बाल पाल और नारायण गुरु, इनको जरूर पढ़ लेना। साथ में सुभाष चंद्र बोस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो अगर आपने इतने टॉपिक तैयार कर लिए तो आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल ये पूरा अच्छे से कवर अप हो गया। अब यहाँ पे अगेन बात वही है कि सब्जेक्टिविटी तुमने मेंटेन करनी पड़ेगी अपने नोट्स को बनाने के लिए। सबसे पहली चीज़ इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट में आपके मॉडर्न के भी नोट्स बनने चाहिए। और साथ में यहाँ पे आप लोगों को जहाँ जहाँ पे लगता है कि सब्जेक्टिव वाला पार्ट है इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया जा सकता है। जैसे कि मैंने मान लो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आपको बताया, तो उसको पढ़ लेना कि क्या उसके फीचर थे, क्या इम्पैक्ट हुए उसके, ठीक है, उसके इम्पैक्ट जरूर पढ़ लेना। ऑलराइट, या फिर क्या चैलेंजेस हो गए थे इंडिया के लिए उस समय। तो जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट है, इसका फेलियर क्या हुआ, कॉजेस क्या थे, कैसे हुआ, और साथ में इसके फीचर्स क्या थे, अगर फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ, पास हुआ तो क्यों पास हुआ। तो इस तरीके से आप इसे जरूर कवर अप कर लेना सब्जेक्टिव इन नेचर। ऑलराइट, तो मॉडर्न और फ्रीडम स्ट्रगल भी आपका तैयार हो गया। अब अगर मैं पोस्ट कंसोलिडेशन की बात करूँ, यहाँ पे 5-6 ही जो है क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं बार बार, और एक ही क्वेश्चन इस पार्ट से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ऑलराइट, तो अगर मैं कल्चर की बात करूँ 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मॉडर्न और फ्रीडम की बात करूँ 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पोस्ट कंसोलिडेशन में 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट जैसे भूदान मूवमेंट है, ग्रामदान मूवमेंट, इसके क्या फीचर हैं और क्या इसके इम्पैक्ट हुए थे, जरूर पढ़ लेना। चैलेंजेस इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट जरूर पढ़ लेना। ग्रीन रिवॉल्यूशन का एनालिसिस जरूर कर लेना। उसी तरीके से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के प्रोविजन, फीचर सब कुछ पढ़ लेना। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल, उन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, जरूर पढ़ लेना। अगेन लाल बहादुर शास्त्री जी का कंट्रीब्यूशन जरूर पढ़ लेना। ऑलराइट, तो अगर आपने इतने टॉपिक तैयार कर लिए तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन इन्हीं सब टॉपिक में से पूछे जाते हैं। ऑलराइट गाइज, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपने इतना ही करना है। अब रही बात अगर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूँ, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोगों ने यहाँ पे डिफाइंड है जो चीज़ें, मैं आपको ऑलरेडी वो बता दे रहा हूँ। तो चाहे आप वहाँ से देख लो, चाहे जो मैं बोल रहा हूँ उससे कवर कर लो, दोनों ही तरीके से कवर करोगे। जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इसके कॉजेज इम्पैक्ट करके पढ़ते चले जाना, ठीक है। उसके साथ जो यहाँ 3 तरीके की फिलॉसफी हैं, कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इन सबके इम्पैक्ट जरूर देख लेना। ये इनके फीचर्स, फॉर्म्स और इफेक्ट क्या क्या है सोसाइटी में। पॉइंट वाइज तैयारी कर लेना, क्योंकि पॉइंट वाइज ही हम लोगों ने लिखना पड़ता है पेपर में, पैराग्राफ फॉर्मेट में आंसर नहीं लिखने पड़ते हैं। ऑलराइट, उसी तरीके से अगर अब मैं सोसाइटी की यहाँ पे आपसे बात करूँ, सोसाइटी में कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डाइवर्सिटी इन इंडिया, इसको जरूर पढ़ना। पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यू जरूर पढ़ना। अब जैसे डाइवर्सिटी है तो इसके डाइवर्सिटी के क्या फीचर हैं, क्या चैलेंज हैं, क्या सॉल्यूशन है, इस तरीके से पढ़ाई करना। उसी तरीके से पॉवर्टी है तो पॉवर्टी के साथ उसकी पॉवर्टी एस्टिमेशन कमेटी जरूर पढ़ना। रीजंस क्या है पॉवर्टी के जरूर पढ़ लेना। साथ में चैलेंजेस क्या हो रहे हैं पॉवर्टी से और उसके कुछ सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है। तो आप लोगों ने यहाँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन इंडिया, पॉवर्टी, रोल ऑफ वुमेन, अर्बनाइजेशन, उसके बाद आपका ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडियन कल्चर में भी पढ़ लेना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। साथ में ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट वुमेन में ज़रूर पढ़ लेना। उसी के साथ हमारी इकोनॉमी में ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। ओल्ड एज में ज़रूर पढ़ लेना, ओल्ड एज पीपल में। तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इम्पैक्ट नेगेटिव आप पढ़ते चले गए। अगला टॉपिक है सोशल एम्पावरमेंट। तो सोशल एम्पावरमेंट डेफिनेटली उन्हीं का होगा जो कि वनरेबल हैं। तो जितने भी वनरेबल हैं, जैसे वुमेन है जो कि वनरेबल माने जाते हैं, वुमेन है, ओल्ड एज हैं, ऑलराइट, उसी तरीके से आपके चाइल्ड हो गए, तो इनके लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, क्या क्या लीगल सेफगार्ड इन्हें प्रोवाइडेड है, ठीक है, और क्या स्कीम चल रही है, उसको पढ़ लेना सोशल एम्पावरमेंट में। फिर सेकुलरिज्म है, इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है, इंडिया और वेस्ट की क्या डेफिनेशन है, तो वही आपने कवर अप करनी है। उसके बाद कम्युनलिज्म है, कम्युनलिज्म के क्या फीचर्स हैं और क्या इम्पैक्ट हैं, मतलब क्या चैलेंजेस, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। उसके बाद अब सोसाइटी में अगर आप देखोगे तो सोसाइटी में अब चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस में। जैसे मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, कास्ट एक इंस्टीट्यूशन है, फैमिली एक एज ए इंस्टीट्यूशन है। तो इन सब में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इन्हें जरूर पढ़ लेना। हो सकता है आने वाले समय में क्वेश्चन आ जाए। जैसे मैरिज है, अब जो है आपका मैरिज में अगर आप देखोगे इंटरकास्ट मैरिजेज भी हो रही हैं, इनफैक्ट इंटरफेथ मैरिजेज भी हो रही हैं, ठीक है। उसी तरीके से लिव इन रिलेशनशिप के नई नई प्रोविज़न आ गए मैरिज में। तो जो पुराना एक ट्रेडिशनल जो मैरिज सिस्टम था वो अब इवोल्यूशन में है, ठीक है। उसी तरीके से कास्ट है, कास्ट सिस्टम अब यहाँ सेंसिक्रेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो कास्ट से क्लास सिस्टम की ओर स्विच हो रहे हैं हम लोग, इंटरकास्ट मैरिजेज हो रही हैं, यहाँ पे भी चेंजेस हैं। फैमिली में अगर आप देखोगे तो पहले लोग जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते थे, अब न्यूक्लियर फैमिलीज होती चली जा रही हैं, ठीक है। जो एल्डर्स का रोल है वो कहीं ना कहीं खत्म होता चले जा रहा है। तो जो इवोल्यूशन में सोसाइटी चल रही है, इन सब पिलर्स के अराउंड भी इसको जरूर पढ़ लेना। यहाँ से आपको हो सकता है आने वाले समय में क्वेश्चन दिख जाए डेफिनेटली, ऑलराइट। उसके बाद गाइज अगर मैं बात करूँ, यहाँ जो लास्ट के कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं,
जैसे कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज और इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना। यहाँ से आप लोगों ने क्या पढ़ना है, और साथ में साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। इतना सा पार्ट आप लोगों का बच गया। ऑलराइट, अगर मैं साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूँ तो यहाँ से मेन स्पेसिफिक जो क्वेश्चन हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जरूर पढ़ लेना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जरूर पढ़ना, उसके बाद इंडियन मानसून, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट इंडियन मानसून में जरूर पढ़ना, अल नीनो और ला नीना इसे जरूर पढ़ लेना, डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया का जरूर पढ़ लेना। उसी तरीके से लैंडफॉर्म जो बनते हैं ग्लेशियर से वो जरूर पढ़ना, लैंडफॉर्म जो बनते हैं वॉल्केनिक एक्शन से उन्हें जरूर पढ़ लेना। ऑलराइट, उसके बाद अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज की, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, क्या रेलेवेंस है इंडिया के लिए, क्यों इतना वो इंपॉर्टेंट है, और साथ में उसको मैप में आप लोग डिपिक्ट कर लेना। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस इंपॉर्टेंट है, रियर अर्थ एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, लिथियम रिजर्व इंपॉर्टेंट है, कोल रिजर्व इंपॉर्टेंट है, और सेल गैस इंपॉर्टेंट है इस वाले पार्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। अगला जो इसमें टॉपिक है वो है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो इसमें कुछ ही इंडस्ट्री आप लोगों ने पढ़नी होती है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लेना, फुट लूज इंडस्ट्री पढ़ लेना, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पढ़ लेना, जूट इंडस्ट्री पढ़ लेना। और अब इंडस्ट्रीज़ भी अपना जो है सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल से दूर लगनी है, मतलब इसमें भी चेंजिंग नेचर देखा जा रहा है इंडस्ट्रीज़ का, तो वो उस फिनोमिना को जरूर पढ़ लेना। ऑलराइट, अब आया आपका अगला पॉइंट, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी और साइक्लोन। तो यहाँ पे आप लोगों ने अर्थक्वेक, जैसे आपने अगर ऐसे में तैयार करोगे तो फिर इसको यहाँ तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपने अर्थक्वेक है तो इसके देख लिया कि वही रीजंस क्या है अर्थक्वेक के, कैसे आता है, एक तो वो हो गया, इसके इम्पैक्ट क्या हो गई, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन क्या है हमारे पास, उसके बाद सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, और रिसेंट में जो आ रखे हैं अभी ये दो तीन तीन, उनके एग्जाम्पल जरूर लिखना। लास्ट टॉपिक है इसमें आपका चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स एंड फ्लोरा एंड फौना, इफेक्ट ऑफ सच चेंज। इसमें आप लोगों ने क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो एक्चुअली पढ़ना है। तो पहला इसमें पढ़ सकते हो आप चेंजेस इन रिवर कोर्स, रिवर्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका लेक्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ग्लेशियर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, फॉरेस्ट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। फॉरेस्ट वाला पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब इसी में मैनग्रोव को भी पढ़ लेना, इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ऑलराइट, अगर आपने इतना कर लिया तो आपका GS1 कंप्लीट हो गया। इतने टॉपिक करने के बाद ऐसे भी कंप्लीट हो गया आपका, और हिंदी भी कंप्लीट हो गया। ऑलराइट, अब GS1 अगर आप तैयार करना चाह रहे हो तो पहले आर्ट एंड कल्चर पकड़ लो, कुछ 3-4 दिन में आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट करो। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पकड़ लो, 5-6 दिन में इसे कवर अप कर लो। पोस्ट कंसोलिडेशन 1 दिन में कवर करो, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड 1 दिन में कवर करो, इंडियन सोसाइटी 3 दिन में कवर करो, और साथ में जो आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट है इसे आप मैक्सिमम 3 से 4 दिन में कवर अप करो। तो आपका लिमिटेड टाइम में सब कुछ ओवरऑल आप कंप्लीट कर लोगे, और क्वेश्चन क्योंकि यहीं से पूछे जाना है। ऑलराइट गाइस, अगर मैं बात करूँ GS पेपर 2 की, GS पेपर 2 में जैसे यहाँ पे आपका पहला तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन और इसका पार्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो गवर्नेंस का पार्ट है वो यहाँ से शुरू हो गया आपका गवर्नेंस का पार्ट। ऑलराइट, ये पूरा मैं गवर्नेंस ही मान लेता हूँ क्योंकि इसमें बेसिकली एक ही जैसी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका IR का पार्ट यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। तो 3 पार्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी और IR। तो जो मैं गवर्नेंस मान रहा हूँ यहाँ पे, सोशल जस्टिस प्लस गवर्नेंस दोनों का मैंने आपको पोर्शन बता दिया। ऑलराइट, तो यहाँ पे सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इसमें आप लोग क्या कवर अप कर सकते हो आपको ये पता होना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को मिला करके कुछ ही ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के यहाँ तक, इनमें जितने टॉपिक आपने पढ़ने हैं उन टॉपिक के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, मल्टी डायमेंशनल नेचर में पढ़ लेना, अगेन IBC फॉर्मेट में पढ़ लेना। साथ सबसे पहला टॉपिक है CAG के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, इलेक्शन कमीशन के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, फाइनेंस कमीशन के बारे में ज़रूर पढ़ लेना। साथ में 130 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो रहा उसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। प्रेशर ग्रुप्स के बारे में ज़रूर पढ़ना, प्रेशर ग्रुप्स, अब वही चीज़ें इनमें आपने पढ़नी है कि क्या होते हैं, क्या इनके रोल हैं, क्या चैलेंजेस, क्या सॉल्यूशन, इस टाइप से पढ़ाई होनी है। CAG है तो क्या पावर है, क्या फंक्शन है, ऑलराइट, और क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। उसके बाद राज्यसभा की पावर, पार्लियामेंट्री सिस्टम जरूर पढ़ लेना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जरूर पढ़ना, एम्पिलार्स स्कीम जरूर पढ़ना। उसके बाद एक यहाँ पे लिखा हुआ है कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कंट्री। तो इंडिया का कंपैरिजन आप एक तो USA के साथ पढ़ लेना, एक फ्रांस के साथ पढ़ लेना, बस हो गया। ऑलराइट, तो यहाँ एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का डिफरेंस देख लेना, दूसरा प्रेसिडेंट का डिफरेंस भी देख लेना, प्रेसिडेंट सिस्टम का। अगला टॉपिक डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जरूर पढ़ लेना, सेंटर स्टेट रिलेशन जरूर पढ़ना, GST 2.0 जरूर पढ़ लेना। उसके बाद आर्टिकल 356
352 इनको जरूर पढ़ लेना, एमरजेंसी वाले जो हैं। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जरूर पढ़ लेना। उसके बाद पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी जरूर पढ़ना, 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। साथ में स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन भी जरूर पढ़ लेना, ऑलराइट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जुडिशरी में कॉलेजियम सिस्टम जरूर पढ़ना, जुडिशियल एक्टिविज्म जरूर पढ़ लेना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर और फंक्शन में डिफरेंसेस जरूर पढ़ के जाना, लोक अदालत जरूर पढ़ना, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का क्या क्राइटेरिया है पढ़ के आप लोगों ने जाना है, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के बारे में पढ़ के जाना अच्छे से, और 9th शेड्यूल के बारे में, ऑलराइट। डीपीएसपी के प्रोविज़न अच्छे से पढ़ करके जाना, आर्टिकल 44 यूसीसी जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद आपका फंडामेंटल राइट्स आ गए, ये आपने पढ़ना ही है। बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जरूर पढ़ लेना। साथ में प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर, इन चारों के बारे में पढ़ लेना, इनके क्या पावर फंक्शन है, ऑलराइट। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इस फिलोसफी को जरूर पढ़ना। रूल ऑफ लॉ, इसे जरूर पढ़ लेना। प्रियम्बल, इसको कवर अप करना। फंडामेंटल ड्यूटीज़, और साथ में लास्ट का जो पार्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1935 और 1919, इन तीनों को जरूर पढ़ लेना, ऑलराइट। और चार्टर एक्ट 1858, इन चारों में ही मेन फोकस करना, ठीक है, क्योंकि मेन स्पेसिफिक ज़्यादा है। तो अगर आप लोगों ने इतने टॉपिक कर लिए और मल्टी डायमेंशनली कर लिए तो आपका पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन भी कवर अप हो गया, ऑलराइट। अब हम आगे बढ़ते हैं सोशल जस्टिस और गवर्नेंस के पार्ट में। तो मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो यहाँ पे आपके सिलेबस में ऑलरेडी लिखी हुई हैं, ठीक है। जो चीज़ें डिफाइंड नहीं है वो भी बता दे रहा हूँ, और जो ऑलरेडी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सब कुछ भी बता दे रहा हूँ, ऑलराइट। तो अब अगर मैं चलूँ यहाँ से आपका गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर के रोल ऑफ सिविल सर्विसेज तक, तो ये सोशल जस्टिस प्लस गवर्नेंस का पार्ट आ गया। अब यहाँ से आप लोग क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पढ़ सकते हो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, सोशल जस्टिस गवर्नेंस में थोड़ी बहुत चीज़ें सोशल जस्टिस की आपने ऑलरेडी सोसाइटी में कवर अप कर ली हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप लोगों ने सबसे पहले ई गवर्नेंस जरूर पढ़ लेना है, इसके बारे में, ई गवर्नेंस के, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जो है अगेन यहाँ पे इश्यू जो टॉपिक लिखा हुआ है, इश्यूज़ क्या आ रहे हैं जो है डिज़ाइन करने में और इम्प्लीमेंट करने में गवर्नमेंट पॉलिसी को, तो ये वाला पार्ट आप लोग कर लेना। रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप और सिविल सोसाइटी जरूर पढ़ लेना। FCRA एक्ट जरूर पढ़ना। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जरूर पढ़ लेना। राइट टू एजुकेशन जरूर पढ़ना, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 जरूर पढ़ लेना। साथ में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, NCSC है और नेशनल कमीशन फॉर ST है, तो इनको जरूर पढ़ लेना। गवर्नेंस के क्वेश्चंस यहीं से आ जाते हैं मैक्सिमम, ऑलराइट, तो इसको कर लेना। और साथ में रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी में आप लोग मिशन कर्मयोगी जरूर पढ़ लेना, या फिर सिविल सर्विसेज में कोई भी अगर रिफॉर्म्स आ रहे हैं उनके टच में रहो करंट के, और उसे पढ़ते चले जाओ, ऑलराइट। अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशन की बात करूँ जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप इंडिया USA रिलेशन जरूर पढ़ना, इंडिया चाइना रिलेशन जरूर पढ़ना, इंडिया रशिया रिलेशन और इंडिया नेपाल, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन पढ़ लेना, इनफ है। उसके बाद इंडियन डायस्पोरा जरूर पढ़ना, इंडियन फॉरेन पॉलिसी जरूर पढ़ना, ठीक है। उसके बाद जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो जरूर पढ़ लेना। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जरूर पढ़ लेना। उसके बाद आपका बिम्स्टेक, इसको जरूर पढ़ना। SCO जरूर, ब्रिक्स, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि मेंस स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इतने अगर आप लोगों ने कर लिए तो आपका GS2 का पेपर हो गया तैयार, कंप्लीट। पढ़ना मल्टी डायमेंशनल है, IBC फॉर्मेट में ही पढ़ाई करनी है, सो दैट आप रिकॉल कर पाओ, ठीक है। इसको भी टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट कर लो अपने अकॉर्डिंग, ऑलराइट। तो गाइज अगर मैं बात करूं इसमें पेपर नंबर 3 की, GS पेपर 3 की, GS पेपर 3 में भी अगर आप देखोगे इसमें इकोनॉमी का पोर्शन है, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है, यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने कवर करनी है। इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से पूरे सिलेबस में आप लोगों ने जो तैयारी करनी है इकोनॉमी वाले पार्ट में मैं बता रहा हूँ, ये एक तो पढ़ लेना जो है आप भारतमाला परियोजना, ई व्हीकल की जो पॉलिसीज़ आई हैं, उसके बाद नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, कोस्टल शिपिंग बिल जरूर पढ़ लेना, नीति आयोग को जरूर पढ़ना, 5 ईयर प्लान्स का एनालिसिस देख लेना, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी जरूर पढ़ करके जाना, ठीक है। फिर नेट नेशनल इनकम है जो, ये जरूर देखना। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जरूर देख लेना। साथ में इश्यू क्या क्या आ रहे हैं मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में, वो जरूर देखना। उसके बाद FDI आ गया आपका, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जरूर पढ़ना। HDI जरूर पढ़ के जाना। फिर पर कैपिटा इनकम जरूर पढ़ना। MSME का रोल जरूर पढ़ लेना। उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको जरूर पढ़ लेना। गवर्नमेंट का बजट जरूर पढ़ना और FRBM एक्ट के बारे में भी पढ़ लेना। PPP मॉडल पढ़ लेना, ठीक है। ये मॉडल क्या है, इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं,
साथ में लैंड रिफॉर्म जरूर पढ़ना, उसको स्वामित्व जो स्कीम है उसको भी पढ़ ही लेना। LPG रिफॉर्म्स जो आए थे 1991 में उन्हें जरूर पढ़ना, और RCEP को जरूर पढ़ लेना। ऑलराइट, फिर आपका वही आ गया मेक इन इंडिया, इंडिया की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, PLI स्कीम है। तो बस इतना अगर आपने कर लिया तो इकोनॉमी का पार्ट आपका कवर अप हो गया। अब बाकी चीज़ें करंट के टच से पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने कवर करना है मैं वही टॉपिक बता रहा हूँ, बाकी जो चीज़ें करंट में बहुत ज़्यादा चल रही होंगी वहाँ से आप लोग पढ़ाई करोगे, आगे के जो टॉपिक्स होंगे, ठीक है। तो करंट का भी मैं भी रोल बता दूंगा कुछ टाइम बाद आप लोगों को। अब अगर मैं यहाँ पे चलूँ एग्रीकल्चर वाले पार्ट में, ठीक है, तो एग्रीकल्चर वाला पार्ट जैसे कि यहाँ से आपका शुरू हो गया एग्रीकल्चर वाला पार्ट। एग्रीकल्चर वाले पार्ट में मेनली आप लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन जरूर पढ़ लेना, वाइट रिवॉल्यूशन, ब्राउन रिवॉल्यूशन। उसके बाद हॉर्टिकल्चर में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं जरूर पढ़ना, क्लाइमेट चेंज जरूर पढ़ लेना, वाटर क्राइसिस और वाटर सेट मैनेजमेंट जरूर पढ़ना। उसके बाद टाइप्स ऑफ इरिगेशन जरूर पढ़ लेना, ठीक है। नाम, APMC और FPO जरूर पढ़ लेना। हमारी एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी जरूर पढ़ लेना। उसके बाद जो एक टॉपिक लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर, इसमें आप लोग ड्रोन का यूज़ क्या क्या हम कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, AI का क्या यूज़ कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का क्या कर सकते हैं, इन 3 टेक्नोलॉजी से लिंक करके पढ़ लेना। सब्सिडी के क्या इश्यूज़ हैं पढ़ लेना। MSP को कैसे कैलकुलेट किया जाता है जरूर पढ़ना। उसके बाद आपका PDS सिस्टम जरूर पढ़ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जरूर पढ़ लेना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जरूर पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट लिखी हुई है इसको एज सच डायरेक्ट ही पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आपका जो है चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न जरूर पढ़ना, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जरूर पढ़ लेना। साथ में जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, ये इस बार प्री में पूछा भी गया था, तो इसको भी आप कवर अप कर सकते हो। अगर आपने इतने टॉपिक कवर कर लिए तो आपका एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गया। पढ़ना वही है मल्टी डायमेंशनल नेचर में, और साथ में अपने हिसाब से देखो कि क्या डाइवर्सिटी तुम उसमें ला सकते हो, ठीक है। पॉइंट वाइज तैयारी कर लेना, पॉइंट वाइज ही हम लोगों ने पढ़ना होता है मेंस में, ऑलराइट। तो इकोनॉमी भी हो गया आपका, जो है आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यहाँ से, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है, इंडिया स्पेस प्रोग्राम जरूर पढ़ना, एनर्जी सिक्योरिटी जरूर पढ़ लेना, GM क्रॉप्स के बारे में जरूर पढ़ना, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और AI, इन 3 टेक्नोलॉजीज़ को पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और ट्रिप्स एग्रीमेंट जरूर पढ़ना। CV रमन हो गए आपके, होमी बाबा, APJ अब्दुल कलाम, इनके कंट्रीब्यूशन जरूर पढ़ना, और साथ में MS स्वामीनाथन के, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक तैयार कर सकते हो, इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर जो हमारा हो रहा है उसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो आपका ये साइंस एंड टेक भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आया आपका इन्वायरमेंट। अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ, इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इन्वायरमेंट में वेस्ट मैनेजमेंट रूल जरूर पढ़ना, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन जरूर पढ़ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जरूर पढ़ लेना, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जरूर पढ़ना, NGT के बारे में पढ़ लेना, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इससे क्वेश्चन आता है जरूर पढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन के बारे में जरूर पढ़ लेना, ठीक है। इंडिया के जो NDC हैं, NDC उसे जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अर्बन फ्लडिंग पढ़ लेना, तो आपका इन्वायरमेंट भी कवर हो जाएगा, ठीक है। पेपर में यहीं से क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक से, और साथ में जो अलग वहाँ क्वेश्चन आपको इनके अलावा दिखेंगे वो करंट ओरिएंटेड होंगे, और साथ में आपके जो उस ईयर प्री का पेपर होगा उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऑलराइट। सो इन्वायरमेंट भी आपका कवर अप हो गया गाइस। उसके बाद आपका है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ोगे, जैसे इंटरलिंकेजेस क्या है, ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म के बीच में क्या क्या इंटरलिंकेजेस हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी जरूर पढ़ लेना, नक्सलिज्म जरूर पढ़ लेना, साइबर वारफेयर जरूर पढ़ लेना, ठीक है। IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जरूर पढ़ना, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जरूर पढ़ लेना, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में जरूर पढ़ लेना। उसके बाद FATF और DATT थोड़ा सा ही देख लेना, डबल टैक्सेशन अवॉइडमेंट एग्रीमेंट। उसके बाद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इसको कवर करना। फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर मैंडेट लिखा हुआ है, इसमें सीधे सीधे सिक्योरिटी फोर्सेस कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पे उनकी पोस्टिंग है, ये सब चीज़ें लिख लेना, ठीक है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर जरूर पढ़ लेना, साथ में रोल ऑफ मीडिया क्या क्या है, ठीक है। अगर आपने इतने टॉपिक इसमें कर लिए GS3 के पेपर में तो आपका ऑलमोस्ट GS3 पूरा कवर अप हो गया गाइस, ठीक है। अब हम चलेंगे GS4 के ऊपर। GS4 एथिक्स का पेपर है, इसमें आप लोगों ने क्या क्या तैयार करना होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। पूरा सिलेबस टू सिलेबस ही मैं आप लोग को बताऊंगा, तो मैं नीचे को बता देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले डिटर्मिनेंट क्या है,
एथिक्स के ह्यूमन रिलेशन में, ठीक है। कंसिक्वेंसेस क्या है एथिक्स के ह्यूमन रिलेशन में, 2 टॉपिक ये हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल एथिक्स जरूर पढ़ लेना, मेडिकल एथिक्स जरूर पढ़ना। उसके बाद एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप, और अगला टॉपिक एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशनशिप जरूर पढ़ना। एथिक्स में मैक्सिमम एग्जाम्पल का यूज़ करना, एग्जाम्पल आपके आंसर में होने चाहिए। अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिख रहे हो तो नंबर नहीं मिलेंगे, डायग्राम और एग्जाम्पल। उसके बाद अगला जो आप लॉर्ड बुद्धा के बारे में पढ़ लेना, गौतम बुद्धा, गांधी के बारे में, गांधी जी के बारे में, विवेकानंद के बारे में जरूर पढ़ लेना, और सॉक्रेट्स और प्लेटो के बारे में भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ सोसाइटी इन इनकलकेटिंग वैल्यू, इसको जरूर पढ़ लेना। रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यू, इससे क्वेश्चन आता ही है, पढ़ लेना। एटीट्यूड है, एटीट्यूड जरूर पढ़ लेना, इसके क्या कंपोनेंट हैं, क्या रोल है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में। अब जितने भी इसमें कीवर्ड्स हैं, जैसे एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, प्रोबेटी है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, तो इनके आपने एक तो कंपोनेंट देखने हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आप क्या देखोगे कि रोल क्या है इनका सिविल सर्विसेज में, पहला। दूसरा रोल क्या है इनका मतलब पब्लिक सर्विस में, और दूसरा प्राइवेट उसमें क्या इनका रोल है। तो ये आप 2 सेगमेंट में जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अगला आपका फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज, इसको जरूर पढ़ लेना कि प्राइवेट सेक्टर में क्या रेलेवेंस है इन वैल्यूज़ का, और पब्लिक सेक्टर में क्या रेलेवेंस है। फाउंडेशनल वैल्यू पढ़ लेना, इमोशनल इंटेलिजेंस जरूर पढ़ लेना, साथ में सोशल इंटेलिजेंस के बारे में भी पढ़ लेना। फिर डायलेमा जो आते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ना, फिर डायलेमा इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पढ़ना। एथिकल इश्यूज़ क्या क्या हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, उनको डायरेक्ट पढ़ना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में जरूर पढ़ लेना। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर पढ़ना। प्रॉपर्टी के बारे में जरूर। उसके बाद आरटीआई एक्ट क्वेश्चन आता ही आता है। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जरूर पढ़ना। साथ में सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, इसमें क्या इश्यूज़ हैं जरूर पढ़ना। करप्शन के बारे में जरूर पढ़ना। करप्शन को सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से लिंक करके पढ़ना। लोकपाल के बारे में पढ़ लेना। साथ में गुड गवर्नेंस, इसको कवर अप कर लेना। ऑलराइट, तो अगर आपने इतना कवर अप कर लिया तो जीएस 1 2 3 4 आपका ऑलमोस्ट सब कुछ कवर अप हो चुका है गाइस, ठीक है। अब क्वेश्चंस वो कहाँ कहाँ से पूछता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अगर वो क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन तो वो आपके सिलेबस से ही पूछता है, और जो क्वेश्चन सिलेबस से नहीं आ रहे हैं, लेट्स से आपके जो 60 to 70% जो क्वेश्चंस होंगे वो डायरेक्ट सिलेबस के जो कीवर्ड्स मेंशन है वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में जैसे 2026 का पेपर दे रहे हो तो उस समय लोअर पीसीएस का जो प्री का पेपर होगा, अपर पीसीएस का जो प्री का पेपर होगा, इन पेपर एफआरओ का प्री का पेपर होगा, या फॉर दैट मैटर जैसे मान लो आरओ का प्री का पेपर होगा, मेंस का पेपर होगा, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ में यूपीएससी के प्री में जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे, यूपी पीसीएस में पूछे गए होंगे, उन क्वेश्चन में से जो मेंस स्पेसिफिक टॉपिक हैं उनको निकाल करके उसमें रिसर्च कर लेना। जैसे इस बार सेमीकंडक्टर मिशन पूछा गया था, एग्जाम 4 पूछा गया था ऑलरेडी प्रीलिम्स के पेपरों में, तो उसे डायरेक्ट पूछ लिया गया वहाँ पे। शुभांशु शुक्ला के बारे में पूछा गया था तो प्री में, तो मेंस में पूछ लिया गया। तो उसी तरीके से वहाँ से आप लोग इसकी मैपिंग और भी कर सकते हो, या फिर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ से भी इसकी मैपिंग कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से आप लोगों ने इसकी तैयारी करनी है। अब GS5 और जो GS6 है इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। हालांकि इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं आप लोग के लिए, तो नोट्स पढ़ लोगे तो सब कुछ सिलेबस वाइज बनाए हैं, मल्टी डायमेंशनल नेचर के नोट्स हैं, तो वो सब करके आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो जब तक नोटिफिकेशन आपका नहीं आता है आप तब तक का मेंस ओरिएंटेड तैयारी करो, मेंस की तैयारी करो। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है तो प्री में स्विच हो जाओ, ठीक है, और इसको टाइम बाउंड मैनर में मेंस को करो। अब अगर आपको गाइस मेंस मेरे साथ कवर करना है, लेट्स से अगर आपको मेंस मेरे साथ कवर करना है तो मेरे पास भी आप लोगों के लिए है। जैसे एथिक्स है तो एथिक्स के मैंने ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए हैं, एथिक्स का क्या डिटरमिनेंट है, क्या कंसिक्वेंसेज हैं, तो आप लोग देख सकते हो। पॉइंट वाइज आप लोगों ने जो तैयारी करनी है, हर पॉइंट में एग्जाम्पल होना चाहिए, और साथ में कंसिक्वेंस क्या है हर पॉइंट में एग्जाम्पल होना चाहिए। इन्वायरमेंटल एथिक्स है, चाहे मैंने आपको यहाँ पे मेडिकल एथिक्स बताया, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट में आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। ऑलराइट, उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ आपका GS पेपर 5 की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चिपको मूवमेंट है तो इसके इंट्रो हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, फीचर्स क्या हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, और उसके बाद कैसे एंड हो गया, कंक्लूजन हो गया। तो इस तरीके से GS5 और 6 के भी नोट्स मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ऑलराइट, तो गाइज अगर आप लोगों ने मेरे साथ रह करके इसकी तैयारी करनी है तो आप डेफिनेटली हम मेरी मेंटरशिप सेशन में भी आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक नंबर दे दे रहा हूँ, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8535088886, जहाँ पे कि आपको मैं टाइम बाउंड मैनर में सब कुछ कवर अप करा सकता हूँ। ऑलराइट, सो इस तरीके से तैयारी करो, जैसे ही नोटिफिकेशन है तो प्री में स्विच। सो थैंक यू लॉर्ड गाइस, आई होप सो आप सभी लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी, तो इसको फॉलो अप करो और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करो। ऑलराइट, सो थैंक यू लॉर्ड। और अगर आप लोग की कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे अगेन 85350888886 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड।